सो हेलो स्टूडेंट्स, और अब हम डिस्कस करने वाले जो आज यानी जो 27 फेब को जो पेपर हुआ केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड का, तो मेरे जो भी हाथ में है वो है सेट नंबर 2 और इसका मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ SO3 नेगेटिव विद MnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो इसका जो अगर हम रिएक्शन देखें तो ये है हमारे पास 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, दैट गिव राइज 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 SO4 नेगेटिव प्लस 3H2O। तो हमारे पास दिया हुआ है इसमें कि क्या क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास दैट कम्स टू बी सल्फेट आयन। तो ऑप्शन ए बन गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ COEN। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है हमारे से, किसका पूछा? कोबाल्ट का। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स दी हुई है EN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। तो आपको पता है कि जो EN होता है हमारे पास कैसा होता है? बाइडेंटेड लिगेंड। तो एक EN जो कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये इस तरह से हमने इसको, तो ये एक EN ने यहां से बॉन्ड बना दी, दूसरे EN ने यहां से बॉन्ड बना दी और तीसरे EN ने यहां से बॉन्ड बना दी। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितनी बनी इसमें? 6। तो जितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है सेंट्रल मेटल के साथ उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या आ जाएगा? 6। तो उस हिसाब से जो हमारी ऑप्शन हुई डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनाइजेबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि जो CONH3 होल थ्राइस Cl3 है, ये कितने, ये तो सिंगली मॉलिक्यूल रहेगा, ये तो आयनाइज नहीं होगा, क्योंकि आयनाइज कौन होता है? जो इस तरफ होता है। बाकी जो इसमें दो हमारे पास दिया हुआ है Cl Cl2 Cl3, यानी BCD ऑप्शन में बाहर Cl भी दिया हुआ है यहाँ पे, शायद आप देख पा रहे होंगे Cl Cl2 Cl3। तो इसमें से क्या होता है हमारे पास? कोई आयन निकलेंगे तो इसमें से नहीं निकल पाएगा। तो ये वाला जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, कि इट इज नॉन आयनाइजेबल। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड वो होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास जो ये बेंजीन है, बेंजीन के पास जो कार्बन लगा हुआ उसके पास यहां पे ग्रुप लगे होने चाहिए, यहां पे लगा, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इससे नेक्स्ट वाले को नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे कुछ क्वेश्चन में नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड हमारे पास कौन सा आया? जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास ये CH3 और यहां पे X और यहां पे CH3। तो भाई ये बेंजाइलिक हैलाइड हुआ। और अगर फर्दर ये पूछते कि बेंजाइलिक है तो है कौन सा? तो इट इज टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। देन कम्स टू द 4 कि फिनोल इज लेस एसिडिक। जो फिनोल है हमारे पास क्या क्या दिए? इथेनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। तो भाई फिनोल कम एसिडिक, इथेनॉल से तो ज्यादा एसिडिक होता है। और दूसरा क्या है कि जो सी और डी ऑप्शन है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल एंड ऑर्थोमिथाइलफिनोल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो उससे क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर हमारा कम हो जाता है। तो फिनोल से तो कम हो गए। तो यहां पे पूछा हुआ कि फिनोल इज लेस एसिडिक, फिनोल कम एसिडिक किससे है? ठीक है, मतलब बाकी से तो फिनोल ज्यादा एसिडिक हो गया। तो इसका आंसर है जी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। जो 5th क्वेश्चन है जो हमारे पास, सॉरी इट्स पैरानाइट्रो, नहीं ऑर्थो दिया हुआ, सॉरी, और OH एंड दिस इज NO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, क्योंकि उससे वो ज्यादा एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है NO2। तो फिनोल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक। देन 6th क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस में, बोर्ड में पहले भी बहुत बार आया हुआ है कि हमारे पास दिया टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब जो टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है ये दिया हुआ है, और
जब इसको HI के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको याद होगा कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर में एल्काइल ग्रुप हो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो I जो है वो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, यानी बॉन्ड उस साइड से टूटेगी, क्योंकि मैकेनिज्म होता है SN2। अब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म होगा SN1, और SN1 का जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो दैट इज द मेजर फैक्टर, तो इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है। तो इसके अंदर क्या हो गया जी, हमारे पास ये बनेगा CH3Ci और CH3OH, यानी बॉन्ड क्लीवेज यहां से होगी। तो ये जो हमारे पास ये बोला कि इसमें क्या बनेगा, CH3 ऑप्शन दी हुई है, तो इस हिसाब से हमारे पास इसकी जो ऑप्शन बनती है वो बनती है ऑप्शन A। 6 क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी। 7th क्वेश्चन दिया हुआ कि एस्पिरिन इज फॉर्म बाय एसिटाइलेशन ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एस्पिरिन इज फॉर्म बाय एसिटाइलेशन। तो हम जब फिनोल में पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास एक कॉल्प्स रिएक्शन आती है। कॉल्प्स रिएक्शन में क्या बनता है, हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो जो सैलिसिलिक एसिड है OHCOOH, जब हम इसकी एसिटाइलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब यहां पे एसिटाइलेशन हो गई इसकी, तो ये बन गया एस्पिरिन विच इज नोन एज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सी। हमारे पास ऑप्शन आ गई सी, इसमें दिया हुआ है जी। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8th है कि an azeotropic solution of two liquids has boiling point higher than either of them। दोनों जो कंपोनेंट दिए उससे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो वो क्या है, दैट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, क्योंकि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उस एजियोट्रोप्स का, वो दोनों से क्या होता है, हमारे पास कम होता है, जो दो कंपोनेंट्स है A और B। पर यहां पे क्वेश्चन में बोला कि एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट्स हायर देन आइदर ऑफ देम, दोनों से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इट विल शोज नेगेटिव डेविएशन, डायरेक्ट है तो इट शोज नेगेटिव डेविएशन। एंड यहां पे ऑप्शन क्या आ गई जी, इसकी ऑप्शन हमारे पास बी दी हुई है ऑप्शन। देन कम्स टू द ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuCl, जब हम क्यूप्रस क्लोराइड की, तो इसको देख लेते हैं। नाइन्थ, जब CuCl2 है ना, ये किस तरह से आयनाइज होता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा। इसमें रिएक्शन क्या है कि जब हम करंट पास करते हैं तो एट कैथोड पे क्या होता है, कॉपर और H पॉजिटिव दोनों माइग्रेट करते हैं। जब दोनों माइग्रेट करते हैं तो हम वहां पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको कई बुक में डिस्चार्ज पोटेंशियल भी लिखा होता है। तो कॉपर और H पॉजिटिव दोनों माइग्रेट करेगा, पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना हमारे पास, वो Cu2 पॉजिटिव का 0.34 है, H का कम है, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज Cu सॉलिड, यानी कॉपर हमारे पास डिपॉजिट या प्रोड्यूस हो गया कैथोड पे। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, एनोड पे रिएक्शन क्योंकि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों माइग्रेट करते हैं, पर जो हमारे पास क्या है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसका ज्यादा है, Cl नेगेटिव का ज्यादा है OH नेगेटिव से, तो उससे क्या हो जाएगा कि Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये Cl प्लस Cl मिलकर Cl2। तो हमारे को ये याद रखना है कि इस केस में हमारे पास क्या हुआ, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ, कॉपर, और एनोड पे क्या लिबरेट या क्या प्रोड्यूस हुआ, Cl2 गैस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया, पहले लिखा कि H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड, नहीं। दूसरा, कॉपर इज फॉर्म्ड एट कैथोड, कॉपर इज फॉर्म्ड एट कैथोड, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो गया। एंड O2 इज लिबरेटेड एट एनोड, O2 लिबरेट ही नहीं हुई। Cl2 इज लिबरेटेड, लिबरेट हुई, पर कहां पे लिखा हुआ है, इसने तो कैथोड लिखा, जबकि Cl2 कहां पे लिबरेट हो रही, एनोड पे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हो गई बी। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जी, हाफ लाइफ पीरियड। क्वेश्चन नंबर 10, हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए विच इज 1386 सेकेंड। अब यहां पे कैलकुलेशन हमारे को बिल्कुल ध्यान से करनी है, नहीं तो आंसर बिल्कुल क्लोज दिया अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हुई। तो हमारे को पता है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th।
तो हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है 0.693 बाय के, 0.693 और के की वैल्यू जो है हमारे पास दी हुई है इसमें, सॉरी के पूछा हुआ है हमारे से, उल्टा कर दिया। तो के जो होता है दैट इज 0.693 बाय टी हाफ। नाउ 0.693 बाय टी हाफ विच इज 1386 सेकेंड। अगर आपने कैलकुलेशन गड़बड़ की तो आंसर गड़बड़ हो सकता है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन आएगी 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो आपको कैलकुलेशन का रखना पड़ेगा ध्यान, नहीं तो आंसर बिल्कुल क्लोज दिए हुए हैं। एक में 5.0 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, एक में 5 इंटू 10⁻² दिया हुआ है और 0.5 इंटू 10⁻²। सो दिस इज आवर ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों से ये मिस्टेक हो सकती है कि द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0225। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि RLVP इज इक्वल टू 0.0225 दिया हुआ है। क्या पूछा हुआ है द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन अब क्या है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमारे को क्या याद रखना है, हमारे को याद रखना है कि रॉड्स लॉ क्या बोलता है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, तो हमने उसमें एक बात पढ़ी थी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा मोल फ्रैक्शन, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन, यानी जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का 0.0225। तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए यहाँ पे, नहीं तो आप सॉल्व करते रह जाओगे और आंसर फिर भी ठीक नहीं आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमारे से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा हुआ है तो ऑप्शन डी आ गई जी। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है 2A + B2 गिव राइज टू AB और इसके लिए जो रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास रेट दिया हुआ है K इज इक्वल टू A⁻² इंटू B2 और ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K। अब ध्यान से यहाँ पे फिर समझना है, अगर आपने समझ लिया क्वेश्चन को रेट तो आप क्वेश्चन को करने वाले गलत। क्या पूछा रेट कांस्टेंट K की वैल्यू, तो इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ A। अगर हम A की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ेगा। देन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ B, ऑफ कोर्स B भी बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दीज। अब फिर से अगर आप ऑल ऑफ दीज पे किया तो कहानी गड़बड़ होगी क्योंकि A और B तो है नहीं, तो C के लिए इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हमने पढ़ा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दोनों के रेट कांस्टेंट विच इज गिवन बाय अरेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू E⁻⁻ EA ओवर RT। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है रेट कांस्टेंट का वो होता है किसके साथ, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए 12th की दैट इज ऑप्शन C, मींस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और वैसे भी हम पढ़ते हैं कि जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट जो डबल हो जाता है। ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। फिर आ जाता है असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, असर्शन दी हुई है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास लिमिटेशन ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कि भाई दे कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस लाइक एनिलीन बिकॉज हेलोएरियंस आर लेस रिएक्टिव। तो ये तो स्टेटमेंट तो गलत हो गई हमारे पास। अच्छा, एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड, ये बात तो सही है। तो क्या हो गया, इसकी ऑप्शन आ गई हमारे पास 13th की ऑप्शन क्या आ गई, डी आ गई। क्वेश्चन नंबर 13th की ऑप्शन डी है, ठीक है। असर्शन रॉन्ग हो गई हमारे पास, रीजन ठीक हो गया। तो उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, आपको पता है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। देन आता है कि यूरासिल बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए। यूरासिल होता है आरएनए में, यस इट इज ट्रू। आपको पता है कि एडेनिन और ग्वानिन ये तो दोनों में होते हैं डीएनए और आरएनए में, और यूरासिल और थायमिन, और एक में साइटोसिन और थायमिन हमारे पास जो चेंज होता है उनका दोनों का। तो हमारे पास जो यूरासिल बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए और आरएनए अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेशन, ये गलत हो गया। आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है पर रेप्लिकेशन में तो डीएनए हेल्प करता है। तो असर्शन तो ठीक हो गई पर रीजन गलत है, तो ऑप्शन आ गई सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी।
देन क्वेश्चन 15th कि डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एरोमेटिक अमाइन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा दिया हुआ, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि एरोमेटिक अमाइन में जो है वो जो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन? एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक नहीं होते। एलिफेटिक इजीली जो है वो आगे नाइट्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, दे आर अनस्टेबल। आपको ध्यान होगा कि जैसे ये लिखते हैं हम CH3 CH2 NH2, और अगर हम इसमें ये लिख देते हैं HCl NNO2 HCl की प्रेजेंस में, और तो हमारे पास ये बन जाता है CH3 CH2 N2Cl नेगेटिव, और ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में फर्दर जो है वो ये अनस्टेबल है और N2 गैस निकल जाती है, इसमें HCl निकल गया साथ में। तो ये तो गलत बात हो गई हमारे पास, मतलब असर्शन जो है वो फॉल्स हो गया हमारे पास। डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन शो रेजोनेंस, इट इज ट्रू, शो करते हैं। तो अगेन इसकी ऑप्शन क्या आ गई? क्वेश्चन नंबर 15 की ऑप्शन आई हमारे पास फिर से डी ऑप्शन आ गई। क्वेश्चन नंबर 16th बोल रहा है कि जो एस्टेनालाइड है इज लेस बेसिक देन एनिलिन। एस्टेनालाइड इज लेस बेसिक देन एनिलिन, क्या ये सही है बात? तो देख लेते हैं। आपको याद होगा जब हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं एनिलिन की, तो उसमें जैसे हेलोजिनेशन है तो 246 पे Br आ जाता है, क्योंकि NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मोनोब्रोमो एनिलिन बने तो हम उसकी एसिटाइलेशन करते हैं। पर्पस ऑफ एसिटाइलेशन क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो एस्टेलाइट जो NH2 ग्रुप होता है हमारे पास। तो ये बोल रहा है कि दिस इज वी हैव बीन गिवन NHCOCH3। तो ऑफ कोर्स ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उससे क्या हो जाएगा? यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इससे बेसिक कैरेक्टर्स का ऑटोमेटिकली कम हो गया हमारे पास। तो एस्टेनालाइड इज वीकर बेस देन एनिलिन। अमाइड वैसे भी वीकर बेस होते हैं अमाइन से, अमाइड्स। तो एसिटाइलेशन ऑफ एनिलिन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ये मैंने आपको बता दिया क्यों कम बेसिक होते हैं, क्योंकि जो एसिटाइल ग्रुप होता है हमारे पास, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलिन रिजल्ट इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू -I इफेक्ट। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और असर्शन है उसकी रीजन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसकी ऑप्शन आ गई 16th की ऑप्शन हमारे पास आ गई ए। तो ये 16 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, विच जो कि थे हमारे पास कुछ असर्शन रीजन के थे, और बाकी क्वेश्चन जो है MCQs थे। नाउ अब चलते हैं हम आगे, डेफिनेशन सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूछा हुआ है कि दीज आर दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है, बहुत सारे हैं हमारे पास। लाइसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, लियोसिन हो गया, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर विच कंटेन 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर तीनों कंपोनेंट क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है। यानी शुगर, फॉस्फोरिक ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड एंड शुगर, तो विच कंटेन 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, और तभी जो न्यूक्लिक एसिड उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड व्हाई। तो हमारे पास दो दिए हुए हैं इसमें, एक दिया हुआ है CH2Cl और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास ये वाला। तो अब ये पूछा कि SN1 रिएक्शन फास्टर किसमें होगा? SN1 रिएक्शन फास्टर उसमें होता है जिसमें हमारे पास कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जब ये फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन हो जाएगी इसकी, तो हमारे पास एक हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन। जबकि इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास लेस स्टेबल बनेगा, दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो क्योंकि इट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो देयरफॉर इट अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। एक नंबर का क्वेश्चन है तो इतना ही लिखना है हमने इसमें, बिकॉज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल बेंजाइल कार्बोकेटायन। सेकेंड पार्ट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट हमारे पास। साइक्लोहेक्सीन है और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट।
तो ये क्या है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है। और कहां पे होगी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। तो एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, यहाँ पे कहीं पे भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज रहेगी और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी एलाइलिक कार्बन पे। क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल है और बिल्कुल इजी है। हमारे पास दिया हुआ है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। तो आपको पता है कि हमारे को क्या पूछा है, इसमें टाइम पूछा हुआ है। तो टाइम है जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर या a अपॉन a माइनस एक्स। सो 2.303 के की वैल्यू दी हुई है 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी दी हुई है हमारे पास 5 ग्राम और बाद में कितनी बच गई 2.5। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2.303 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और लॉग कितना बच गया जी, log 2 बच गया। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 25 2 से 50 हो गया, log 2 की वैल्यू डाल दी। सो 2.303 अपॉन 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और 0.3010 मैथमेटिक्स जो यूज किया हमने और इसका जो आंसर आ गया 5.54 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड और वी कैन ऑल्सो राइट 554.5 सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी आप आंसर लिखो ठीक होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्ट डेफिनेशन है द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडी इन मूविंग along lengthenoid series from cerium to lutetium, that is known as, तो steady decrease in atomic and ionic radii from in moving from cerium to lutetium, उसको बोलते हैं lengthenoid contraction। अच्छा, actinoid contraction is greater from element to element than lengthenoid contraction। तो रीजन क्या है इसमें, जो actinoid contraction है वो ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज जो एनर्जी है 5f 6d और 7s ऑर्बिटल की बहुत ही क्लोज है, तो इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। दैट इज वाई, मतलब पुअर शील्डिंग, या हम ये भी बोलते हैं कि पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। सिंपल एक वर्ड में आप ये भी लिखिएगा कि पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल एज कंपेयर टू 4f। जितना बड़ा साइज होता रहता है उतना शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता रहता है। तो इसका जवाब ये हो जाएगा। नाउ व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, फर्स्ट पार्ट ये पूछा हुआ है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ partially filled d orbital due to which there is a unpaired electron which results in strong metallic bond। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि strong metallic bonding due to presence of partially filled d orbital which, तो उस वजह से हो जाती है जी हमारे पास enthalpy of atomization ज्यादा, strong metallic bond due to unpaired electron which is further due to partially filled d orbital। now which element of 3d series has lowest enthalpy of atomization, जिंक जो 3d सीरीज का है, क्योंकि आपको पता है बिकॉज ऑफ इट हैज फुली filled 3d10 4s2 configuration and it doesn't have any unpaired d electron which can form metallic bond। next question numerical 21st हमारे पास दिया है कि why do transition a 4% solution of urea। तो इसमें दो केस बनाने हैं हमने। पहले केस में क्या हुआ कि pi1 is equal to, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई का जो फॉर्मूला होता है WB/MB और RT into V, ये है जी। तो फर्स्ट केस में है जी हमारे पास और वो दिया हुआ यूरिया। तो 4% सॉल्यूशन मतलब 4 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। RT एज इट इज रखना है V, ठीक है, हमने इसको चेंज नहीं किया हुआ है। और दूसरे केस में है हमारे पास दिस इज फॉर यूरिया और दूसरे केस में जो है अननोन सब्सटेंस है जिसका है जी हमारे पास 5.2%, उसका हमारे को मॉलिक्यूलर मास निकालना है RT/V। ये अननोन सब्सटेंस दिया हुआ है। क्योंकि दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि pi1 = pi2 हो गया। दैट मीन्स 4/60 इंटू RT/V इज इक्वल टू 5.2 MB और RT इंटू V। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। MB इज इक्वल टू 5.2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट कम्स टू बी 78 ग्राम पर मोल। तो इसका आंसर 78 ग्राम पर मोल है जी। तो ये हो गया जी सेक्शन हमारे पास। और
बी। अब सेक्शन सी पे चलते हैं। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल रदर। तो क्या करना है जी हमने इसमें, हमारे पास पता है कि आपको log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो आपके पास K1 की जगह पे आपने K लेना है जब टेम्परेचर कितना होगा, T1 दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 17 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देना है कि अगर आपने इसको केल्विन में नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं हमेशा क्लास में भी आपको बोलता हूँ कि टेम्परेचर का ध्यान रखना है हमारे पास। तो 273 प्लस 17 ये हो गया जी 290 केल्विन। उसी तरह से K3 क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, इसका मतलब कि 3K हो गया ये, जब टेम्परेचर कितना था हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 27 ये हो गया 300 केल्विन। अब ऊपर इसमें हमने डाल दिया, तो log K2 अपॉन K1 मतलब log 3K अपॉन K इज इक्वल टू ये हमारे को निकालना है 2.303 इंटू 8। इसकी वैल्यू हमारे को पहले दे रखी है क्वेश्चन में, बहुत भी आसान करके दे रखा है कि 2.303 और R, इन दोनों की जगह पे हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे विच इज गिवन, हमारा काम आसान कर दिया है, एंड दैट इज गिवन बाय 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल। और यहां पे कितना आ गया जी 300 माइनस 290 और नीचे आ गया हमारे पास 290 इंटू 300। तो ये सॉल्व कर दिया, तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास, log 3 की वैल्यू दी हुई 0.48 दे रखी है, और ये अपॉन 19.15 इंटू ऊपर 10 आ गया, नीचे 0030 आ गई, 87 आ गया। इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कीजिएगा और एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 79970 जूल पर मोल। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 79.970 किलो जूल पर मोल। तो ये इसका आंसर है जी। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 23। तो कुछ क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में थोड़े से ट्रिकी लगे हो, ऐसा है नहीं, पर न्यूमेरिकल पार्ट इस जो सेट में है वो सेम इस सेट में बहुत ही इजी है, और जो डिफरेंट दूसरे भी सेट्स हैं ना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है हमारे पास। तो करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, हमारे को लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Zn सॉलिड गिव राइज Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है एनोड जिसकी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, Sn2 पॉजिटिव से Sn में जा रहा है हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए, तो ये आ गया जी हमारे पास। अब नेट रिएक्शन क्या आ गया हमारे पास, Zn सॉलिड प्लस Sn2 पॉजिटिव गिव राइज Zn2 पॉजिटिव प्लस Sn सॉलिड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो गए इसमें, 2 हो गए हमारे पास। नाउ जो E0 सेल है वो होता है कैथोड, ये एनोड है ये कैथोड है हमारे पास, ठीक है जी। तो E0 सेल किसके बराबर होगा, E0 कैथोड, कैथोड पे कौन है Sn2 पॉजिटिव Sn माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव Zn, वैल्यू दे रखी है इनकी, इसकी वैल्यू है माइनस 0.14 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। तो इसको हमने किया जी सॉल्व, और सॉल्व करने पर हमारे पास ये आ गई और 0.62 आ गया जी। अब अगर हम नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग मोलर कंसेंट्रेशन, क्योंकि जो सॉलिड है उनको तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमारे पास जिंक आयन की कंसेंट्रेशन और नीचे टिन आयन की कंसेंट्रेशन होगी। अब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 0.62 माइनस 0.0591 और इलेक्ट्रॉन 2 आ गए लॉग। जिंक की कंसेंट्रेशन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में 0.1 दी है, 0.1 को मैं ऐसा लिख देता हूँ 10 की पावर माइनस 1, और निचले वाले की कंसेंट्रेशन है 0.001 यानी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। अब 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये प्लस का हो जाएगा तो पावर ऊपर 10 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 0.62 माइनस 0.059 अपॉन 2, और यहाँ पे आ गया जी
log 10 की पावर 2, तो 2 log 10 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 0.62 माइनस 0.0591 और 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर 0.560 वोल्ट। यूनिट तो रखने पड़ते हैं हमारे को। अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है, जो कि सॉल्यूशन वाले टॉपिक से है, और ये जी हमारे पास द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी PA0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AB। जो AB है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है? A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो I आ गया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों लिया हमने I? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स होगा कंप्लीटली। और 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1 लिए हुए हैं हमारे पास, इन 50 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो 50 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी हमारे को PS निकालना है। तो जो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के हिसाब से क्या आ गया, I इंटू NB अपॉन NA। ठीक है जी, तो PA0 कितना हो गया, 100 माइनस PS अपॉन 100। I की वैल्यू 2, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और इसके मोल्स कितने दिए हुए, 50 मोल्स दिए हुए। तो ये 1/2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 2 इंटू 100 माइनस PS इज इक्वल टू 100। ओह सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 25 था, गलती हो गई, जरा मिस्टेक। तो 25 इंटू 100 माइनस PS इज इक्वल टू 100। तो इसको कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई अब। तो कितना आ गया जी, 2500 2500 माइनस 25 PS इज इक्वल टू 100। और हमने क्या किया जी, इधर को ले आए हम, 2500 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 25 PS। कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया हमने? 25 PS, ठीक है जी। तो माइनस 25 PS, और उधर जाकर सारी प्लस का हो गया ये। तो ये हमने सॉल्व किया, और PS आ गया हमारे पास 24,000 डिवाइडेड बाय 25, विच इज कम टू बी 96 mm ऑफ Hg। तो ये 96 mm ऑफ Hg आ जाता है हमारे पास। देन क्वेश्चन नंबर 25 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान, और NCERT का क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है हमने, ABC का स्ट्रक्चर लिखना है। तो 25 का A, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, पहले बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या कर दिया, इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दी, तो ये A बना हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट, और B क्या बन गया, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं हम तो अमाइड बनता है हमारे पास। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, Br2 और KOH दिया हुआ है, तो जो C आ जाएगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, अमाइन बन गया। सेकेंड पार्ट, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये A पार्ट था, B पार्ट इसका क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा एनिलिन। ठीक है जी, जब उसकी डाइजोटाइजेशन करेंगे तो B क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फर्दर क्या किया, इसमें डाल दिया इथेनॉल, तो इथेनॉल डालने पर हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन बन गया आगे। और हमारे को बैलेंस तो नहीं लिखना है रिएक्शन,
क्या बन जाएगा, अगर लिखना हो आगे एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, N2 और HCl बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और राइट अ केमिकल रिएक्शन इन एक वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन के लिए कोई भी रिएक्शन लिखनी है, मैंने एसीटोन से लिख दी, एल्केन बन गया। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कोई भी लिख सकते हैं, कैनिजारो रिएक्शन के लिए इस तरह से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास कन्वर्जेंस थी, मतलब हमने क्या करना था, द क्वेश्चन वाज कि गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फिनोल बनाना है क्लोरोबेंजीन से, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डाउस प्रोसेस, ठीक है, दिस इज डाउस प्रोसेस। अगला है हमारे पास फिनोल से हमने सैलिसल्डिहाइड बनाना, तो ये एक स्टेप में भी लिखी जा सकती है और 2 स्टेप्स में भी लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज रायमर-टाइम रिएक्शन। कोई भी 3 करने थे, मैंने सारे कर दिए यहाँ पे। दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो इसमें ऑर्थो और पैरा दोनों बनता है, इसको डिस्टिलेशन करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, फिनोल से हमने पिक्रिक एसिड बनाना है, तो इसमें नाइट्रेशन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्स H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 जरूरी है इसमें, बिना उसके तो बात होगी नहीं, इसमें बनेगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 27 हो गए हमारे पास, 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। और इसमें बोल रहा है कि क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो उस वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप लिखोगे ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो ओरिएंटेशन है वो डिसाइड होता है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट से, जबकि रिएक्टिविटी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है Cl हमारे पास, तो रिएक्टिविटी बहुत ही लेस रिएक्टिव हो जाएंगे एज कंपेयर टू बेंजीन से अगर हम कंपेयर करें। दूसरा बी पार्ट है कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें विच कंटेन इक्विमोलर डेक्स्ट्रो एंड लेवो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, बिकॉज रोटेशन कॉज्ड बाय वन पार्ट इज कैंसल्ड बाय अनदर, मतलब जो डेक्स्ट्रो पार्ट लाइट को लेफ्ट की तरफ, डेक्स्ट्रो पार्ट राइट की तरफ रोटेट करेगा और लेवर पार्ट लेफ्ट की तरफ, मतलब तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज रोटेशन कॉज्ड बाय वन पार्ट इज कैंसल्ड बाय अनदर पार्ट। देन सी पार्ट है कि एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। रीजन क्या है, बिकॉज जो एलाइल क्लोराइड होता है हमारे पास, दैट रिजल्ट्स, इसमें क्या हो जाएगा, SN1 मैकेनिज्म होगा और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया और फिर OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इजीली हाइड्रोलाइज हो गया। जबकि हमारे पास N प्रोपाइल क्लोराइड, उसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो यहां पे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, और यहां पे आप लिखिएगा तो ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, तो इट इज लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्वेश्चन 28 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारे पास सेक्शन डी पे पहुंच गए हम। तो इसमें हमारे पास ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले लिखा हुआ है कि इसका फर्स्ट पार्ट है कि ऑन द बेसिस, जो हमारे पास यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है, we can say that copper is a transition metal but zinc is not. Why? Because in copper की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 29 3d10 4s1 होती है, बट इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, ये 3d10 आ जाएगा, यानी आर्गन 3d9। तो हम बोलेंगे कि इट इज ट्रांजिशन मेटल बिकॉज इट कंटेन पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल या इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑन द अदर हैंड जिंक, आपको पता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10
4s2 और Zn2 पॉजिटिव की क्या होगी 3d10 हुई। तो हम बोलेंगे इट नाइदर कंटेन पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट नॉर इन इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका बी पार्ट बोला हुआ है। वाई टू ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल में जो n-1d और जो ns ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी बहुत ही क्लोज होती है, तो इस वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज व्हाई दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हमारे पास E0 की वैल्यूज भी दी हुई है, उसके बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सी का फर्स्ट पार्ट, तो ये 2 नंबर का है हमारे पास। इसमें क्या बोल रहा है ये कि वाई डू E0 M2 पॉजिटिव M वैल्यू शोज रेगुलर ट्रेंड फ्रॉम वेनेडियम टू जिंक। वाई डू शोज इरेगुलर ट्रेंड, सॉरी नॉट रेगुलर ट्रेंड। एक्चुअल में क्या होता है जो E0 वैल्यूज है दैट डिपेंड ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी, sublimation enthalpy and hydration enthalpy. Because these 3 values do not shows a regular trend, yeah, they shows irregular trend, that is why their E0 values are not regular or they are irregular. इसका सेकंड पार्ट क्या बोला कि how is the variability of oxidation state of transition metal different from that of non-transition element। तो ये फर्स्ट सेकंड पार्ट से ही जुड़ा हुआ आंसर है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है n-1d और ns में बहुत कम होता है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं। जबकि नॉन ट्रांजिशन मेटल जैसे हमारे पास एल्कली मेटल हो गए या हेलोजेंस हो गए, उनमें क्या होता है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले यानी जो इनर शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनमें इतने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते जितने कि ट्रांजिशन मेटल में होते हैं। और पार्ट में एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ लिया सीधा ही। तो और पार्ट में ये हमारे पास कि D4 स्पीशीज Cr2 पॉजिटिव स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसकी E0 वैल्यू नेगेटिव है और जबकि मैंगनीज Mn3 पॉजिटिव। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि भी देखो ये जो हमारे पास Cr स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल Mn जो है, तो Cr रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये क्या करता है D4 है। D4 का मतलब क्या हुआ, इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो हमारे को पता है जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करते हैं तो ये स्प्लिटिंग हो जाती है इस तरह से। तो अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, तो ये क्या बन जाएगा स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि ड्यू टू स्टेबल इट एक्वायर हाफ फील्ड T2G3 कॉन्फिगरेशन, सो इट इज रिड्यूसिंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। जबकि जो हमारे पास ये D4 ही है हमारे पास मैंगनीज, वो क्या करता है बोलते हैं 1 2 3 4, और ये क्या करेगा, ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों गेन करेगा, क्योंकि बाय डूइंग सो इट अटेन्स एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। या आप E0 की वैल्यू से बता सकते, जैसे हमारे पास डाटा में भी दिया हुआ है कि इसके लिए E0 वैल्यू पॉजिटिव है तो ये गेन कर लेगा, इसके लिए हमारे पास नेगेटिव तो ये लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फिर इसका सेकंड पार्ट पूछा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये है जी 2MnO4 नेगेटिव प्लस H2O प्लस I नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कि जो I नेगेटिव होता है ये ऑक्सीडाइज होता है एंड इट गिव्स आयोडेट आयन हमारे पास। तो इसका जो बैलेंस रिएक्शन बनेगा हमारे पास 2MnO4 और ये बन जाएगा जी 2MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एल्कलाइन मीडियम में जो है या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में आयोडेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड 2OH नेगेटिव। तो ये हो गया जी हमारे पास और सेक्शन डी का फर्स्ट पार्ट। सेक्शन इसका क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। फिर से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और डायरेक्ट हम इसको वैसे ही करने वाले हैं यहाँ पे कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं कि विच रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। कौन से होते हैं? ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। बी पार्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स। तो बी पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट, इसमें जो मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? मोनोसेकेराइड है जी एक फ्रक्टोज है और एक ग्लैक्टोज है। फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज का दोनों का C6H12O6 होता है और सुक्रोज और लैक्टोज जो है हमारे पास डाइसेकेराइड्स हैं। अच्छा, नेम द पॉलीसेकेराइड विच इज नोन एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च?
बिकॉज इट हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन, यानी जो स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, जो सेल्यूलोज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक अमाइलोपेक्टिन और एक होता है अमाइलोज। तो बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन, तो इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। देन और जो ऑप्शन में दी हुई है हमारे पास कि नेम द आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इन विच साइक्लिक फॉर्म डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ OH at C1, उसको क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एनोमर। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप वाज डिटेक्टेड व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर? ब्रोमीन वाटर जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ब्रोमीन वाटर, तो जो एल्डिहाइड है वो हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड में हो गया। तो इससे क्या पता चला कि इट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हो गया जी सेक्शन हमारे पास बी, सॉरी डी। अब आते हैं जी हम सेक्शन ई पे। तो सेक्शन ई लास्ट सेक्शन है हमारे पास, जिसमें कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन है, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, इसमें सारे पैरामीटर्स दिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ये आप इसको देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। फैराडेज लॉज पूछा होता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि जब MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बनता है तो कितने फैराडे इन्वॉल्व होते हैं? 5 फैराडे। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। और में एक फिर से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि हमने क्या करना है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, अल्फा निकालना है, लैम्डा m नॉट दिया हुआ है, लैम्डा m कैलकुलेट किया, कापा इंटू 1000 जैसे ऊपर भी किया हुआ है हमने, मोलैरिटी कापा की वैल्यू दी हुई, मोलैरिटी दी हुई, सॉल्व किया तो 21 आया और यहाँ पे हमने अल्फा निकाला। देन अगेन एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनोड और कैथोड पे हमने रिएक्शन लिखनी है, किसके अंदर? लेड स्टोरेज सेल के अंदर। राइट एनोड कैथोड एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो इसमें मेंशन नहीं किया तो हमने सिर्फ डिस्चार्जिंग का लिखा, रिचार्जिंग का भी लिख सकते हैं रिवर्स करके। देन क्वेश्चन नंबर 32 है कि रिलेशन पूछा हुआ है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाउ इज इट रिलेटेड, रिलेशन पूछा हुआ है डेल्टा O और डेल्टा T के बीच में। IUPAC नेम आएगा डाइक्लोराइड ऑफ दिस इथेन 1,2 डायमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। देन इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 NiCO4 की, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वहां से पेयरिंग कर देगा। डिटेल के लिए आप नोट्स भी देख सकते हो। और ये डायमैग्नेटिक है। फिर पूछा हुआ है कि हमारे पास दिया हुआ है CONH3 और CrNH3, इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? इट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ई पार्ट में पूछा हुआ है कि हमने D4 आयन की कॉन्फिगरेशन लिखनी है व्हेन DO इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो वीक फील्ड लिगेंड है, कॉन्फिगरेशन आएगी T2G3Eg। एफ पार्ट में पूछा हुआ है हमारे से इसमें ही, और आउट ऑफ CONH3, और ये वाला कौन सा जो है? हिट्रोलेप्टिक। हिट्रोलेप्टिक क्या होता है? विच हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, NH3 और Cl2 है। और लास्ट पार्ट है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं हमने किसके? PT। तो इसके जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, सिस और ट्रांस। तो हमारे को ये तो पता है कि ट्रांस तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो हमारे को सिस बनाना पड़ेगा पहले, और उसका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये PT, तो हमने क्या किया, ये Cl En यहाँ पे दिखा दिया और En यहाँ पे, ये हो गया जी 2 पॉजिटिव, और बीच में हमने मिरर लगा दिया ये, और हमारे पास कैसे बन जाएगा ये PT। तो ये वाला Cl हमारे को इधर नजर आएगा, ठीक है, ये इधर को आ जाएगा ऐसे, और दूसरा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं जी हम। 33 में बोल रहा है हमारे को कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर एज कंपेयर टू कीटोन। तो एल्डिहाइड को इजीली हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एज कंपेयर टू कीटोन, बिकॉज इन एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो नो क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड टेक प्लेस, यानी कार्बन कार्बन की कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होती है। जबकि कीटोन में क्या होता है, जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं हमारे पास, तो इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती ही होती है, दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा है कि द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड इज एसिडिक इन नेचर।
तो ये एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड है हमारे पास कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक है। एसिडिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो CO ग्रुप है एक तो इस बॉन्ड मतलब यहाँ पे इजीली उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। पहली बात, जो H पॉजिटिव है जो बेस है वो इजीली उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि CO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, उस वजह से CH बॉन्ड वीक होती है। फर्दर ये क्या करता है कि जो हमारे पास ये कार्बन आयन बना इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो इसको ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता है ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ CO। तो इस वजह से ये हाईली एसिडिक है क्योंकि द रिजल्टेंट एनायन फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय -I इफेक्ट ऑफ CO। सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये टेस्ट से रिलेटेड आ गया हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो 33 का सेकेंड पार्ट है ये। तो इसका जो फर्स्ट है हमारे को दिया हुआ आगे 33 का, तो ये क्या है एसिटोफिनोन है और 3NaOI डालेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ I2 + NaOH। हीट करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास CHI3 + C6H5COONa + 2NaOH। सेकेंड क्या बोल रहा है हमारे पास, इसी का ही COCl है और डाइमिथाइल कैडमियम है। तो डाइमिथाइल कैडमियम है, इसको बैलेंस किया हमने तो हमारे पास बन गया ये CO CH3 होल थ्राइस एसिटोफिनोन एंड CdCl2। थर्ड पार्ट बोला गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो हमने क्या किया कि इसका जो थर्ड पार्ट है जो इथेनॉल है बैलेंस रिएक्शन के बिना लिख दिया हमने टॉलरेंस रिएजेंट, तो हम बोलेंगे सिल्वर मिरर। आप चाहे तो बैलेंस भी लिख सकते अगर आपको आती है, नहीं तो इतना ही लिख दो सिल्वर मिरर, और जो कि इथेनोइक एसिड टॉलरेंस रिएजेंट पे नो रिएक्शन या नो सिल्वर मिरर। 33 हो गया। देन कम्स टू द बी पार्ट इसका, 33 का बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या है, इसमें से एक ही करना होता है हमारे को, ए और बी, और में दिया हुआ है हमारे पास ये ऑप्शन है 5 हाँ जी। तो ए पार्ट करो या बी पार्ट करो, और में है ये, इट इज नॉट, दोनों नहीं करने हैं हमने। तो जो और पार्ट है जिसको ये बी बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड। भाई देखो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, ये बेंजल्डिहाइड है CH डबल बॉन्ड और 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन H2NNH, ये हो गया जी 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो ये भी NCERT का क्वेश्चन है, एसिडिक मीडियम में होता है, आपको पता है। ये यहाँ से हम निकाल देते हैं और आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये CH डबल बॉन्ड NNH NO2, तो ये इसका आंसर हो गया जी। सेकेंड पार्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिव टुवर्ड HCN। HCN क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे हमारे पास जो लेस रिएक्टिव आएगा इसका, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट आ गया CH3 होल थ्राइस। NCERT टाइप का ही क्वेश्चन है। टर्शी ब्यूटाइल एसीटोन है जी हमारे पास ये, या टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन बोलते हैं इसको। CH3 स्टीरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है, देन एसीटोन आएगा एंड देन एसिटल्डिहाइड। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। थर्ड पार्ट पूछा हुआ है इसका कि हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये हमारे पास C6H5MgBr। हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइस डाली, C6H5C डबल बॉन्ड OMgBr, और हाइड्रोलिसिस की एसिडिक मीडियम में, एंड डायरेक्टली हमारे पास आ गया ये C6H5COOH। साइड प्रोडक्ट लिखने हैं MgOHBr। देन फोर्थ है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। तो बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल के लिए हम कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो इथेनॉल है, क्योंकि मिथाइल कीटोन ग्रुप है इसमें, जब हम इसको I2 और NaOH के साथ करेंगे तो इसमें हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगी।
और जो हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि उसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, तो I2 और NaOH के साथ क्या आएगा, नो रिएक्शन या नो येलो प्रेसिपिटेट। देन लास्ट पार्ट है राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास NaBH4 ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये कीटोन को तो रिड्यूस कर देता है, पर जो एस्टर ग्रुप है उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो फिफ्थ का आंसर आएगा CH3 CHOH CH2 COO C2H5। ये रिडक्शन कर देगा इसको। मेन प्रोडक्ट लिख दिया हमने इसको, बाकी तो उसमें करने की जरूरत नहीं थी। सो ये हमारे पास हो गया। जो सेट 1 और 3 है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही है, कुछ क्वेश्चन उसमें अलग है, पर्टिकुलरली MCQs, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। तो ये आज का जो हमारा जो CBSE बोर्ड का एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।